बल्कि 6वें नंबर पर फिसल गई है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वो 6वें स्थान पर है। ये किसी ऐरी गैरी संस्था की रिपोर्ट नहीं है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है और उसके अनुसार भारत अब 6ठे नंबर पर है। जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन उससे आगे निकल गए हैं। सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है 32.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ। चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। जर्मनी 5.45 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर। ब्रिटेन 4.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ पाँचवें नंबर पर और भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ 6ठे नंबर पर है। और ये जो 6ठे नंबर पर है इसको थोड़ा राइडर के साथ देखना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ ने भारत के डाटा को संदिग्ध बताया है। भारत के द्वारा जो डाटा दिया जाता है वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है, ये आईएमएफ पहले कह चुका है। तो ये जो 4.15 ट्रिलियन डॉलर की बात भारत से गई होगी उसको उसने कोट किया है और इसमें गड़बड़ी हो सकती है, ये इससे भी कम हो सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि दरअसल हमारी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और अगर उसकी हिसाब से देखें तो भारत शायद 6ठे स्थान पर भी नहीं होगा। तो एक तो खबर ये आई है कि 6ठे स्थान पर हम मान लेते हैं कि भारत सरकार ने सही आंकड़े दिए होंगे, सब कुछ सही होगा और इस आधार पर ये हुआ है। अब 6ठे स्थान पर आए हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारा जो रुपया धड़ाधड़ धड़ल्ले से गिरता चला जा रहा है ये उसकी वजह से हुआ है। जापान और ब्रिटेन की जो करेंसी है वो इस बीच में मजबूत होती रही है और भारत के रुपया लगातार रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद टिक नहीं पाया है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। अभी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हफ्ते में ही लगभग 48,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे शेयर बाज़ार का हाल क्या है। तो एक बड़ी खबर तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दूसरी जो बड़ी खबर है और वो भी इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अमेरिका 4 साल से टॉप पर था, अब वो दूसरे स्थान पर खिसक गया है और जो भारत के वाणिज्य मंत्रालय है भारत का, उसके अनुसार ही भारत चीन का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 151.1 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत का चीन को निर्यात केवल 19.47 अरब डॉलर है, जबकि चीन से आयात बढ़ते बढ़ते 131.63 अरब डॉलर पहुंच गया है। यानी व्यापार घाटा चीन के साथ हमारा बढ़ते बढ़ते 112.16 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले साल ये घाटा 99.2 अरब डॉलर का था। तो चीन के साथ हमारा कारोबार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यापार घाटा इस कदर बढ़ रहा है, ये खतरे की घंटी है। ये खतरनाक साबित हो सकता है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी और रणनीतिक तौर पर भी। हमारी जो निर्भरता बढ़ती जा रही है चीन पर, वो बड़ी खतरनाक है। अगर पहले हमारी निर्भरता अमेरिका पर थी और अमेरिका पर निर्भरता का हमने नतीजा देख लिया कि किस तरह से अमेरिका ने टैरिफ के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पर चाबुक चलाए और हमारे निर्यात प्रभावित हुए। हालांकि अभी भी उसके साथ जो व्यापार है अच्छा खासा है, 140.2 अरब डॉलर का व्यापार है, यानी चीन से करीब 11 अरब डॉलर कम है। और भारत का अमेरिका को निर्यात अच्छा खासा है, 87.3 अरब डॉलर का है, जबकि अमेरिका से आयात
$52.4 अरब का है। तो यहाँ अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार घाटा नहीं है बल्कि व्यापार में फ़ायदा है 34.4 अरब का। लेकिन फिर भी हमारी निर्भरता अमेरिका पर थी, पिछले 4 सालों में बढ़ गई थी। अब और इस बीच में जब गलवान घाटी का मामला हुआ था तो देश में चीन विरोधी माहौल बन गया था। और पहले भी ये सरकार और आरएसएस और संघ परिवार चीन के बारे में तरह तरह से प्रचार दुष्प्रचार करते रहते हैं और कोई बड़ा काम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिवाली की वो जो लड़ियाँ हैं उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं, पिचकारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। ये छोटी मोटी हरकतें करके खुश होते रहते हैं और एक राष्ट्रवाद उभारने की कोशिश करते हैं जो कि क्षणिक होता है, टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि सरकार तो लगातार चीन से अपना कारोबार बढ़ाती रहती है। अब ये गौरतलब है कि दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी सामान्य हुए हैं, जो अच्छी बात है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी उसको देखते हुए बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या हमें चीन के साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए, चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने के फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री को ट्रीट किया या भारत को ट्रीट किया, उसका सबसे बड़ा सबक मिल गया। और दूसरी बात यह है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम चीन पर निर्भर हैं, इसलिए चीन के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है और हमें चीन के साथ जुड़ना हमारे लिए एक तरह से ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। तो ये रिश्ता तो हमें निभाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा, ताकि सीमाओं पर जो हलचलें होती रहती हैं, टकराव होते रहते हैं, वो ना हो। तो व्यापार और जो दूसरी अड़चनें हैं उनको अलग रखकर आगे बढ़ने की बात लगातार विशेषज्ञ करते रहे हैं और ये एक प्रॉग्मेटिक तरीका है, प्रगतिशील तरीका है, क्योंकि आप चीन को अवॉइड करके अब इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। सवाल ये उठता है कि चीन पर हम कितनी निर्भरता करें। इस मामले में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उसने अपने ज़रूरतों को, आयात को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया है। इन 12-13 सालों में ये सरकार वहीं की वहीं खड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, ईवी बैटरी, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स की भारी ज़रूरत हमारी पूरी करता है चीन इन चीज़ों को सस्ते दामों पर, बड़े पैमाने पर और तुरंत सप्लाई कर सकता है। इसलिए हम चीन पर निर्भर रहते हैं, चीन से इन सब चीज़ों का आयात करते हैं। लेकिन हमने वैकल्पिक स्रोत ढूंढने की उस तरह से कोशिश नहीं की कि और इनमें से कुछ चीज़ें अगर और दूसरे देशों से हम आयात करें तो चीन के साथ हमारा जो कारोबार है वो कभी अगर चीन के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, और जैसे अभी बीच में बिगड़े थे और उसने बहुत सारी चीज़ों पर, जिसमें से फर्टिलाइज़र भी शामिल है, रेयर अर्थ मेटल्स शामिल हैं, बैटरी है, इन सब का जो सप्लाई चेन बंद कर दी थी, उससे एक हाहाकार मच गया था पूरी इंडस्ट्री में। और भारत सरकार को भी समझ आ गया था कि इससे उसका नुकसान ही होगा। तो धीरे धीरे उसने अपने चीन से रिश्ते सुधारने शुरू किए। अब चीन को जो हमने निर्यात करते हैं उसमें एक उछाल तो आया है, 36.66% का उछाल आया है, कुछ खास सेक्टरों में बढ़ोतरी। अब ये जो उछाल है ना 36.66% का, ये देखने में बड़ा लगता है, लेकिन चूंकि हमारा पहले ही निर्यात का वॉल्यूम बहुत कम था, उसमें थोड़ी भी बढ़ोतरी होती तो परसेंटेज में वो बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखती है। इसलिए इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। देखना ये चाहिए कि ये जो व्यापार घाटे का गैप है वो कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है। चूँकि ये व्यापार घाटे का गैप बढ़ रहा है, इसलिए
ये खतरनाक है। अगर आपने थोड़ा निर्यात बढ़ा भी लिया तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब चीन के साथ हमारे व्यापार के बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इधर अमेरिका ने टैरिफ पर टैरिफ लगाए थे और उसकी वजह से हमें दूसरे रास्ते खोजने पड़ रहे थे, तो हमने चीन का रुख किया। हमारी जो स्थिति ये बना रखी है इस सरकार ने कि उधर से हमें फुटबॉल बना दिया है, उधर से वो किक करेगा तो इधर जाएंगे, इधर से ये किक करेगा तो हम उधर चले जाएंगे। हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। हम फिर वहीं कहीं ना कहीं इस पर या उस पर निर्भर हो रहे हैं और ना ही डाइवर्सिफाई किया हमने अपनी ज़रूरतों को भी, निर्यात आयात को भी, जिसमें चीन ने बहुत शानदार काम किया है। और ये बार बार मैं अपने वीडियोस में भी उल्लेख करता रहा हूँ कि अमेरिका ने जब धमकियाँ दी 8 साल पहले, जब ट्रंप बने थे राष्ट्रपति पहली बार, और उन्होंने ये जब धमकियाँ दी थी, तभी से चीन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि ये आदमी या कोई और राष्ट्रपति आएगा तो हमें परेशान करेगा, तो हमें अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करना है। तो उन्होंने नए मार्केट ढूंढे, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में भी, और अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि टैरिफ बढ़ाने के बावजूद ट्रंप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बल्कि चीन ने जब रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स पर नियंत्रण लगाया तो अमेरिकी बिजनेसमैन के और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप सरकार के हाथ से तोते उड़ गए और वो फड़फड़ाने लगे और अंततः चीन के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ये जो एक फर्जी राष्ट्रवाद भारत में बार बार खड़ा किया जाता है चीन के नाम पर, ये इससे बचना चाहिए। चीन एक प्रगतिशील, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है टेक्नोलॉजी के मामले में और दूसरे क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने से फुर्सत मिले तो देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की दिशा में काम करना चाहिए, नए स्रोत ढूंढने चाहिए, नए बाज़ार ढूंढने चाहिए। जैसे अभी अमेरिका का दबाव पड़ा, अमेरिका के टैरिफ जब लगे तो भारतीय निर्यातकों को ने मजबूरी में कुछ दूसरे मार्केट की तलाश करनी शुरू की और कुछ को मिले भी। अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे और ये सोच समझकर भारत सरकार इसके लिए नीति और रणनीति बनाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम वैकल्पिक बाज़ार खोज सकते हैं। हमारे जो निर्यातक हैं वो दुनिया भर के और देश ऐसे ढूंढ सकते हैं जहां पर वो निर्यात कर सकते हैं, बजाय इसके कि पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहें और फिर उस निर्भरता का अमेरिका बेजा फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। ये अगर बात अमेरिका के संदर्भ में सही है तो चीन के संदर्भ में भी सही है। चीन के साथ चीन को भी हमें इसी तरह से देखना चाहिए, हमें उससे सारे फ़ायदे उठाने चाहिए, लेकिन हमें उस पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसका फ़ायदा चीन दूसरे तरह से उठा सकता है। उठाएगा नहीं उठाएगा वो अलग बात है, लेकिन एक देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना किसी भी संभावित परिस्थिति में ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन एक उम्मीद की जाती है कि देर आयत दुरुस्त आयत, इतने सारे झटके मिलने के बाद, इतने सारे सबक मिलने के बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को थोड़ा सद्बुद्धि आ जाए, उनकी सरकार की को थोड़ा समझ आ जाए, हमारे विदेश मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ये एक सिर जोड़कर बैठें और एक रणनीति नहीं बनाकर एक 10 साल, 15 साल, 25 साल की योजना बनाकर अगर काम करें तो बहुत संभव है कि भारत भी उसी तरह से तरक्की कर सकता है, उसी तरह से अपने को रीबिल्ड कर सकता है जैसे चीन ने किया।
ये संभावना किसी भी देश, और हमारा देश संभावनाशील है, संभावनाओं से भरा हुआ है, बशर्ते एक समझदार लीडरशिप हो जो देश के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे, अपनी पार्टी के बारे में ना सोचे, अपने वैचारिक एजेंडे को थोपने के बारे में ना सोचे, लोकतंत्र के बारे में सोचे, और एक विश्व दृष्टि उस तरह की नहीं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व दृष्टि से मेरा मतलब ये है कि विश्व में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके साथ अपनी इकोनॉमी को और अपनी पॉलिटिक्स को कैसे एडजस्ट करते रहना है, रीअलाइन करते रहना है, और उस बदलाव को हम झेल सकें या उसका फ़ायदा उठा सकें, इसकी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।